आज अपन पढ़ेंगे आय विधि। कल मैंने आपको मतलब जो पहले पढ़ाई थी वो उत्पादन विधि पढ़ाई थी, आज मैं पढ़ा रही हूँ आय विधि। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो इस आय विधि के अंतर्गत क्या आता है, हमारे यहाँ देश में आपको मैंने बताया उत्पत्ति के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, यानी इन सबको जो भुगतान करा जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक इस तरह से होगा तो उसको आय मिलेगी और उस सबकी आय का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। इसको साधारण रूप में ऐसे बताया है, तो इसी को इस रूप में लिखाया गया है। तो आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा देश में आय का वितरण की जानकारी मिलती है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। संगठन तो इनको करके चलता है, तो संगठन को नहीं, मेन तो इन्हीं को ही आय प्राप्त होती है के द्वारा उत्पादन किया जाता है तथा इन साधनों को वस्तु, अब जो भी इनके द्वारा अपन ने क्या किया, उत्पादन किया और उस उत्पाद को अपन क्या करेंगे, अब बाजार में बेचेंगे और उस उत्पाद को बाजार में बेचने से जो आय प्राप्त होती है, आगम कहो आय कहो एक ही चीज़ है, आय प्राप्त होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, अब प्रतिफल के रूप में वितरण करते हैं, सबको बांटेंगे जो भी बेच के आए। जैसे श्रम के प्रतिफल के बदले में क्या मिलेगा, मजदूरी, भूमि के प्रयोग के बदले में लगान, पूंजी के प्रयोग के बदले में ब्याज और एक उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। तो इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है, डब्लू, यानी कि डब्लू प्लस ब्याज, यानी वेजेस प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ, इन सबको अपन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अपनी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो इन सबको अपन करेंगे। इसको दूसरे रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो आय के निम्न घटक है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन के साधनों को वितरित आय के निम्न घटक होते हैं। मजदूरी, मजदूरी कर्मचारियों का, पारिश्रमिक, एक परिचालन अतिरेक बोलते हैं, परिचालन अतिशेष, परिचालन अतिरेक, कुछ भी बोल, अधिशेष भी बोल सकते हो और अतिरेक भी बोल सकते हो। तो परिचालन अतिरेक में क्या क्या चीज़ आएंगी, 3 चीज़ आएंगी। कौन कौन सी, ब्याज, लगान और लाभ। अब आगे ना चारों चीज़ें जुड़ गई। मजदूरी को अलग से लिखते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और ये यदि एक वर्ड ही अपन ने लिखा परिचालन अतिरेक, तो उसका मतलब है आपका ब्याज, लगान, लाभ, ठीक है ना। और ये 4 चीज़ हो गई। और इसमें अपन मिश्रित आय, जैसे कि कई बार अपन काम करते हैं, उसके अलावा किसी से और काम करवा लेते हैं या कमीशन ले लेते हैं, तो ये सभी तो मिश्रित आय, या किराया अपने पास अपने दूसरी जगह से भी ले रहे होते हैं, तो इस तरह से जो कमीशन के रूप में हमें मिश्रित आय को कहेंगे। तो इस प्रकार उत्पादन के वितरण से प्राप्त प्रतिफल उत्पादन के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी के मालिकों को आय जो होती है, इसलिए आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इन साधनों की आय को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब अपन को सकल राष्ट्रीय आय जो ज्ञात करनी है, तो सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, घिसावट को। समझ में आया ना। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि यदि मैंने आपको बताया था एनएनपी, या इसको अपन ने राष्ट्रीय आय वर्ड बोला है, राष्ट्रीय आय। और जब अपन ने उत्पाद विधि ज्ञात करी थी, तब मैंने आपको क्या बताया था, उत्पाद विधि के अंतर्गत यानी कि जीएनपी अपन ने ज्ञात करी थी, तो उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ था। और एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब हमने निकाला था, आप यदि अवधारणाओं में पढ़ो तो देख लेना, तो उसमें हमने जीएनपी में से मूल्य ह्रास को क्या कर दिया था, घटा दिया था, ठीक है ना। मूल्य ह्रास को अपन ने घटा दिया था, तो वो अपनी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात हुई थी, ठीक है ना। अब यानी अब राष्ट्रीय आय कहो, या बताया था ना आपको अवधारणाओं में, राष्ट्रीय आय वर्ड बोलो या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब यदि ये राष्ट्रीय आय हमारी निकली हुई है, तो उसमें यदि मैं डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को जोड़ दूंगी, तो क्या निकल जाएगी, सकल राष्ट्रीय आय, है ना समझ में। ये भी अपनी फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलेगी। क्या है, राष्ट्रीय आय दे रखी है, इसलिए अपन को क्या ज्ञात करना है, सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगी, मूल्य ह्रास को जोड़ दूंगी, ठीक है ना। और यदि निवल राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, तो मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लगान, लाभ, और इसमें क्या जुड़ा होगा आपका, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसको जोड़ दिया तो अपना ये क्या हो जाएगा, यानी एक तरह से मूल्य ह्रास को मुझे घटाना है, जोड़े हुए नहीं रखना है। जब मूल्य ह्रास जुड़ जाता है तो ये सकल हो जाता है, और जब इसमें मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, घिसावट में मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो ये क्या होता है, निवल होता है। और राष्ट्रीय वर्ड लिख रहा है, इसलिए इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यदि आप इसको जोड़ना चाहो तो इसको जीडीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपनी बुक की दृष्टि से अपन ने इसको राष्ट्रीय वर्ड ही बोला गया है, इसलिए अपन यहाँ पर सकल राष्ट्रीय आय ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको अपन ने कैसे लिया, तो NNIE
NNI का मतलब क्या हुआ आपका? नेट नेशनल इनकम। क्या है आपका? नेट नेशनल इनकम। ठीक है ना। अब नेट नेशनल इनकम में अपन ने किस किस को जोड़ा है? डब्लू। डब्लू का मतलब क्या हुआ? वेजेज। डब्लू का मतलब क्या हुआ आपका? वेजेज। आई का मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज। आर का मतलब क्या है? लगान। और जो ये टेढ़ी रेखाएं दी गई हैं, इस तरह से मैंने ये बनाई हुई है ना रेखा, इसको अपन क्या बोलेंगे? लाभ। ये जो बनाई हुई है ना, ये चिन्ह जो बना है, इसको क्या है? लाभ। अब W प्लस आई प्लस आर प्लस ये जो चित्र है, आपको ये बराबर का निशान टेढ़ा करके बनाया हुआ है, इसका मतलब है लाभ। और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो NNI हो जाएगी। ठीक है ना। और इस NNI में यदि ये तीन चीज़ ही जुड़ी हुई हैं, मतलब W प्लस आई प्लस आर प्लस और ये आपका लाभ, ये चीज़ ही जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी? NDP फैक्टर कॉस्ट पे। इसको कहेंगे NDP फैक्टर कॉस्ट पे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना कि इन दोनों को चारों को जोड़ देंगे तो अपने ये क्या निकल जाएगी? NDP फैक्टर कॉस्ट पे। क्योंकि इसमें यदि हम किसको जोड़ देते हैं, अवधारणाएं आपने पढ़ी होंगी, एक बार और दोबारा पढ़ना। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को NFIA को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? NNP फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है ना। NNP ये NDP फैक्टर कॉस्ट पर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा तो NNP फैक्टर कॉस्ट पे हो गया। यदि मैं क्या करती इस NNP फैक्टर कॉस्ट पे, इसमें मैं मूल्य ह्रास को जोड़ देती हूँ तो ये मेरी GNP निकल जाएगी। वो निकलेगी तो फैक्टर कॉस्ट पे ही, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट पे। यदि मैं इसको मार्केट प्राइस पर जोड़ना चाहूँ तो मैंने उस वाले अवधारणा में बताया था, तो मैं क्या करूँगी? इसको मार्केट प्राइस में पहुँचने के लिए मुझे अप्रत्यक्ष कर को क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा और अनुदान को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस पर जाना है। और मार्केट प्राइस से यदि मुझे फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो अप्रत्यक्ष कर को अपन घटाएंगे मार्केट प्राइस में से और अनुदान को जोड़ेंगे। ठीक है ना। ये सब अवधारणाओं से ही आपको अच्छे से आएगा। ठीक है। जब स्कूल खुलेंगे तब उनको एक बार और रिपीट करेंगे, इसी वाले लेसन को ही रिपीट जब भी होगा, क्योंकि ये 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना। ये लेसन जो है 2-3-4। अब राष्ट्रीय आय की गणना के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है? स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं ना, स्वयं के उपभोग के लिए भी उत्पादन कर रहे हैं, तो स्वयं के रोजगार से आय नगद के स्थान पर वस्तु व सेवा के रूप में नहीं, रूप में दी जाने वाली मजदूरी, स्वयं के मकान का रहना, आरोपित किराए के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। करते नहीं है ना, लेकिन करना चाहिए। तभी तो अपन दूसरे को, यदि अपन दूसरी जगह किराया दे रहे हो, मकान में रह रहे हैं, तो अपन क्या कर देते हैं? उसको तो कह देते हैं मेरी आय कम हो गई क्योंकि मैं दूसरी जगह किराया दे रहा हूँ। लेकिन यदि आप किसी में रह रहे हो तो उसको जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आपकी क्या मकान है, आप रह रहे हो तो उसको जोड़ना भी तो चाहिए कि आपकी इनकम तो हो रही है, अब तो देना नहीं पड़ रहा ना, है ना। लेकिन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों की पारिश्रमिक का भाग है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक तो होती है वृद्धावस्था पेंशन और एक होती है सेवानिवृत्ति पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन किसे कहते हैं? सेवानिवृत्ति पेंशन जब भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो उन्होंने कार्य करने के दौरान अपनी आय में से एक हिस्सा सरकार को दिया हुआ होता है, कटवाया होता है। तो कर्मचारी अपने पारिश्रमिक में से एक हिस्सा देता है तो उसको सेवानिवृत्त होने के पश्चात उसको वह आय प्राप्त होती है, उससे अपन क्या कहते हैं? सेवानिवृत्ति पेंशन। और वृद्धावस्था पेंशन वे होती है जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और उसकी आय नहीं होती है तो सरकार ऐसे लोगों को क्या कहती है? आय प्रदान करती है, जिससे अपन हस्तांतरण आय कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान के रूप में मैंने पहले आपको बताया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान। इससे जनता की आय होती है। तो सेवानिवृत्ति पेंशन तो राष्ट्रीय आय का भाग है, लेकिन हस्तांतरण जो भुगतान है वो राष्ट्रीय आय में नहीं होता है शामिल, क्योंकि जब अपन ने PI निकाली थी, PI का मतलब है पर्सनल इनकम, जब मैंने तो NNP फैक्टर कॉस्ट पे माइनस अवितरित लाभांश माइनस आपका कर वगैरह मतलब मैंने आपको क्या कराया था उसमें NNP माइनस आपका अवितरित लाभांश माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण आय, इस तरह से मैंने आपको इसको करके दिखाया था। तो उसमें आपने अंतरण आय को जोड़ा हुआ नहीं था। अंतरण आय आपकी कब जुड़ी थी? मतलब हस्तांतरण आय उस समय आपने हस्तांतरण आय को जोड़ा था। ठीक है ना। यानी कि आपको ये बात समझ में थोड़ी बाद में आएगी, क्योंकि मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन पहले अभी आप इस चीज़ को समझो। तो सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को ही राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के कौन कौन सी समय सावधानी रखी जाती है वो इन 3 चीज़ों को आपको करना है। ठीक है ना।